सुपर यूनिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। आज हम द्विघात समीकरण के अगले प्रश्न को लेकर आए हैं। ये भाषा वाला प्रश्न है। इसमें आपको समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद हल करना है। ठीक है, तो प्रश्न देखें क्या है। दो संख्याओं का योग 27 तथा गुणनफल 182 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी। तो यहां पर देखिए, हमें दो संख्याएं पता करनी है जिनको जोड़ो, योग जिनका पता करो 27 आवे और गुणनफल 182 हो। तो पहले हम मान लेते हैं दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। इसके लिए हम मानेंगे तो पहले हम एक मान लें, फिर दूसरी संबंध एक से हम दूसरी संख्या पता कर लेंगे, फिर उनका गुणा करके गुणनफल के बराबर लिख के हल कर लेंगे। तो माना पहली संख्या बराबर x। अब संख्याओं का योग 27 है, तो अगर एक संख्या हम x ले लें तो दूसरी क्या हो जाएगी, 27 में से निकाल दें पहली संख्या को तो दूसरी संख्या पता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का योग दे रखा है। तो चूंकि दो संख्याओं का योग सॉरी 27 है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग ये दे रखा है, उससे हमने क्या किया, पहली शर्त ये दे रखी, दूसरी शर्त संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। सॉरी, तो पहली शर्त से हमने क्या किया, संख्याओं को मान लिया, पहली संख्या हमने x कह दिया। अब दो संख्याओं का योग हमें 27 पता है, इसलिए दूसरी संख्या दोनों के योग में से पहली संख्या को निकाल देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार हमें पहली और दूसरी संख्या मिल गई। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। अब दूसरी शर्त को हम लगाएंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल बराबर 182। तो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणा का चिन्ह फिर दूसरी संख्या बराबर 182। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x का 27 से गुणा होगा और इसी x का माइनस एक्स से गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बराबर 182। अब इसको क्रम में लिखें, यानी कि द्विघात समीकरण का जब व्यापक रूप होता है उस रूप में लिखें तो माइनस एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाला पद होता है, फिर एक्स वाला यानी कि एक घात वाला, फिर अचर पद, तो इसको इधर ले आए
बराबर 0। तो इस प्रकार -x² + 27x - 182 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण हमें मिल रही है। अगर हम चाहें तो ये जो -x² पहला पद माइनस दिख रहा है तो चाहे तो इसको हम प्लस बना सकते हैं। कैसे? -1 से दोनों पक्षों को गुणा कर दें। क्या कर दें? -1 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, तो अब जब -1 से दोनों पक्षों को गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा। तो -1 से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल के क्या आएगा? x² - 27x + 182 = 0। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। जब हल करेंगे तभी वो दो संख्या में पता लगेंगी। तो इधर समीकरण लिख रहे हैं फिर से, x² - 27x + 182 = 0। अब इसके गुणनखंड करके, यानी गुणनखंड विधि आपको हमने कल बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, और इसके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं वो भी जानते हैं आप। देखिए अचर संख्या यहाँ अगर एक के अलावा, यानी x² का गुणांक एक के अलावा कुछ और नहीं है, यानी एक ही है, तब हम क्या करते हैं? अचर पद के दो ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़, देखो यहाँ प्लस है ना, जोड़ने पर 27 आ जाए। तो आइए इसके हम टुकड़े करें पहले। तो क्योंकि बड़ी संख्या तो इसके हम फैक्टर निकालेंगे। 2 9 18, 2 1 2, 7 से कटेगा, 7 का पहाड़ा 13 पर 93। तो इस प्रकार हमें 2 7 और 13 गुणनखंड इसके मिल गए, किसके? 182 के। अब इसमें मैं दो गुणनखंड बनाने, तो हम इन दोनों को एक साथ ले लें, ये अलग रखें। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 13। गुणा करेंगे 14 और 13 का तो 182 आएगा, और जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो देखिए हमें यही दो संख्याएं पता करनी थी जो हम 27 के स्थान पर लिखेंगे। कौन संख्या है? 14 और 13। तो इस प्रकार इस समीकरण को हल करने के लिए हम लोगों ने दो संख्याएं जो हमें चाहिए 27 के स्थान पे, यानी कि बीच वाले पद को दो भागों में बांटना है ना, तो इसके लिए हमने क्या पाया? 14 और 13। 27 के स्थान पे लिखेंगे 14 + 13, बाकी सब ज्यों का त्यों। अब ब्रैकेट खोलेंगे, x से गुणा होगा और माइनस चिन्ह है, चिन्ह भी बदलेगा, तो x से गुणा होगा 14 x प्लस आएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 14x माइनस का। इसी बार इसका गुणा 13x आएगा प्लस का, और ये पहले माइनस है तो ये हो जाएगा -13x + 182 0। अब हम जोड़ा बना के कॉमन लेंगे, तो पहले समूह में, पहले युग्म में, पहले जोड़े में क्या कॉमन है? x। इधर पहले पद में x बचेगा, दूसरे में 14, x कॉमन लेने पर। अब इनमें क्या कॉमन लें? 13 कॉमन दिख रहा है, कैसे अभी देखेंगे। तो 13 कॉमन लेते हैं तो पहले पद में x बचेगा, दूसरे पद में 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? सॉरी, 13 कॉमन लेना ना, तो कॉमन तो पहले लिखना चाहिए हमें, जो कॉमन लेना, तो हमें कॉमन लेना 13, उसको लिखा। पहले वाले में x बचा, फिर दूसरे वाले में देखिए यहाँ माइनस भी कॉमन नहीं है, तो 182 को, कॉमन मतलब भाग होता है, तो 182 में -13 कॉमन लिया,
तो 13 से भाग दीजिए, 13 एकम 13, बचा 5, 13 चौके 52, अरे माइनस है तो -14 है, क्या आएगा -14। तो यहाँ पे एक विशेष बात और आपको ध्यान देना है, जब हम मध्य पद को दो भागों में बांट देते हैं फिर कॉमन लेकर के यदि जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा, कॉमन लेने के बाद जो बचता है भाग वो सेम होना चाहिए, कॉमन के बाद जो आता है वो सेम होना चाहिए। आप देख रहे हैं सेम है, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक जोड़ा बचा पदों का, अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन लेंगे, x -14 जो दिख रहा है। अब इधर क्या मिलेगा, पहले पद में x, फिर दूसरे पद में -13 बराबर 0। तो इस प्रकार ध्यान से देखें तो हमें x के मान मिलने वाले हैं। तो फिर से ध्यान दें, इसको हल करने के लिए कल हमने बात की थी पिछले टर्न पे, तो मध्य पद को दो भागों में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं वो आपको हमने बताया। अचर पद को ध्यान दें, उसके दो ऐसे टुकड़े करें, दो संख्याओं में ऐसे बांटे कि गुणा करें तो वही संख्या ये आ जाए जिसको बांट रहे हैं, और यहाँ प्लस लगा तो जोड़ने पे 27 यानी x का गुणांक आ जाए संख्यात्मक रूप में, और अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे घटाने बुलाना था, लेकिन यहाँ प्लस है तो हमने 182 के दो टुकड़े 14 और 13 किए। वो कैसे किए आपने देखा, और इस प्रकार 27 के स्थान पर 14 + 13 लिख दिया, फिर ब्रैकेट खोल लिया, फिर समूह बना करके जोड़े बना करके हमने कॉमन लेकर के लिखा, और फिर देखिए अंत में दो पद आ गए, फिर दोनों में कॉमन हमको दिखाई पड़ा, उस कॉमन को हमने बाहर निकाल लिया और इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। अब क्या करेंगे सॉरी, पहले गुणनखंड को 0 के बराबर मानेंगे, क्योंकि आपको हमने पहले बताया था इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है। तो मान लेते हैं यदि x -14 बराबर 0 तो x बराबर 14, और यदि x -13 बराबर 0 तो x बराबर 13। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये जो द्विघात समीकरण हमें मिली उसको हल करने पे x के दो मान मिले। x क्या था, हमने पहली संख्या को मान रखा था, तो पहली संख्या हमारी 14 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। अब आप कहेंगे दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखो x जब पता हुआ है तो पहली संख्या x से मिल जाएगी, दूसरी संख्या इसमें 27 - x से मिलेगी। कैसे मिलेगी आइए देखते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। तो इसलिए इसके बाद इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर 14, इसलिए दूसरी संख्या 27 - x, 27 - 14 यानी 13। तो ये दो संख्या आ गई जब हमने x का मान 14 लिया। अब x का दूसरा भी मान हमें मिला है, वो 13 है, ये भी मानने योग्य है। तो हम अगर पहली संख्या को इस x से निकालें तो इसी प्रकार पहली संख्या बराबर x बराबर हम 13 ले रहे हैं, ठीक, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 - x यानी 27 - 13 बराबर 14। तो इस प्रकार हम क्या पाते हैं, दोनों संख्याएं अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 है,
और अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 है। तो इस प्रकार आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? अतः संख्याएं तेरह व 14 दो संख्या हों, या 14 व 13। अगर पहली संख्या को हम 13 लेते हैं तो दूसरी 14 हो जाएगी, अगर पहली 14 लेते हैं तो दूसरी 13 हो जाएगी। तो दोनों संख्याएं 13 व 14 हैं। अब इनमें किसी कोई भी पहली कोई भी दूसरी हो सकती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का बड़ी आसानी से हम लोगों ने हल पा लिया है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न का जवाब सही है गलत। तो देखिए, जो दो शर्तें दी हैं उनको हम इस पे लागू करेंगे आंसर पे ना, और अगर आंसर इन दोनों शर्तों को पूरा कर देता है तो हम कहेंगे हमारा आंसर सही है। चलिए, पहली शर्त है योग 27। तो देखो 13 और 14 27, 14 और 13 27, यानी दोनों जो आंसर आ रहे हैं उनमें पहली शर्त लागू हो रही। दूसरी शर्त गुणनफल 182 है, तो 13 का 14 हुआ करिए तो आपको मिलेगा 182, या 14 को 13 हुआ करिए तब भी मिलेगा 182। इस प्रकार दोनों शर्तों को हम पूरी तरह से लागू होते देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारा प्रश्न था उसका हल बिल्कुल ठीक है, सही है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको हमने कराया। ठीक, अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टॉपिक पे यानी द्विघात समीकरण में अगर भाषा संबंधी प्रश्नों की बात की जाए तो एक तो दो संख्याओं पे प्रश्न बनता है, दूसरा दो क्रमागत संख्याएं भी, यानी दो क्रमागत धन पूर्णांक भी कह सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। आयु संबंधी प्रश्न और कई भी हैं, समकोण त्रिभुज में भुजाओं से संबंधित ऐसे कई टॉपिक हैं जिन पर क्वेश्चन बनते हैं, आसानी से हल किए जा सकते हैं समीकरण बना करके। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोई दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365। ये हमने क्वेश्चन को संक्षिप्त रूप में लिखा है। ये प्रश्न पूरा इस प्रकार है कि कोई दो क्रमागत धन पूर्णांक है जिनके वर्गों का योग 365 है, ऐसा करके पूछा गया। अब पूछा गया है तो क्रमागत धन पूर्णांक क्या है बताइए। तो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं पहले आप इसको समझें। देखिए, धन पूर्णांक तो आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है धन पूर्णांक। पूर्णांक जिनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य मिला होता है। तो यहाँ पे धन पूर्णांकों की बात हो रही है जो 1 2 3 4 5 से
प्रारंभ होकर के असीमित रूप से चलते रहते। ठीक है, तो इसमें देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो दो क्रमागत धन पूर्णांक होते हैं उनमें अंतर क्या होता है। दो लगातार पूर्णांक जो होते हैं उनमें अंतर सदैव एक होता है। क्या होता है? एक। जैसे 5 एक धन पूर्णांक है तो दूसरा क्या होगा? 6। क्रमागत, क्रम से आगे आने वाला पूर्णांक वो क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। 5 के बाद ना, अगर आपसे कहा जाए 20 है कोई धन पूर्णांक तो अगला क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा? तो 21 होगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हर दो क्रमागत धन पूर्णांकों में अंतर एक का होता है। तो इसको ध्यान रखते हुए हम पहले धन पूर्णांकों को मानेंगे। मैं माना पहला धन पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 1, यानी इससे एक ज्यादा। तो ये तो हुआ मानने में। कैसे मानते हैं अगर क्रमागत धन पूर्णांक है? अच्छा, एक बात और ध्यान दें, कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कोई क्रमागत दो सम पूर्णांक, सम धन पूर्णांक या विषम धन पूर्णांक। तो सम धन पूर्णांक क्या होते हैं? आप जानते हैं 2 से शुरू होता, 2 4 6 8 10, ये धन सम पूर्णांक है। और विषम यानी विषम पूर्णांक क्या होते हैं? क्रमागत विषम पूर्णांक की बात की जाती कभी कभी, तो क्या होता है? वो भी 1 3 5 7 9 ऐसा करके ना। तो सम पूर्णांक लगातार जो दो सम पूर्णांक होते हैं उनमें कितना गैप होता है, अंतर होता है? 2 का। इसी प्रकार दो विषम धन पूर्णांकों के बीच का भी अंतर 2 होता है। तो वहां पे जब मानेंगे तो पहला ऐसे ही मान लेंगे, दूसरा जब मानेंगे क्रमागत तो यहाँ पर +2 कर देंगे। ठीक है, अब इनके वर्गों का योग कहा गया। तो प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो पहला धन पूर्णांक x है, इसका वर्ग कर दिया, प्लस क्रमागत जो दूसरा धन पूर्णांक है उसका वर्ग कर दिया और जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए? 365 कहा है। तो दो धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। ये प्रश्न को जो कह रहा है उसको ध्यान रखते हुए हमने समीकरण बनाई। अब इस समीकरण को थोड़ा सा सरलतम रूप में लाएंगे, व्यापक रूप में लाएंगे द्विघात समीकरण को। कैसे देखिए, तो पहला पद ऐसे लिखेंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a है आपका x और b है 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर अगर इकट्ठा करें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 × 2 x इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर सबसे बड़ी घात है, 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद लिखेंगे, फिर अचर पद, और ये अचर पद धर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार सरलतम रूप क्या मिलेगा देखते हैं। ये हो जाएगा -364 बराबर 0। अब यहां देखें, वैसे दिखने में सरलतम रूप में आ रहा है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के रूप में ये चल रहा, लेकिन कमी है थोड़ा सा। अगर हम चाहें तो यहाँ दो, देखिए सभी पदों में क्या है? कॉमन दिखता है ना। तो 2 से सभी पदों को भाग दे दे तो ये समीकरण क्या हो जाए? थोड़ा सरलतम रूप में आ जाएगी। तो क्या करेंगे? 2 से भाग देने पर तो x स्क्वायर 2x
364, सॉरी 2 से भाग देना ना, ये 2 हट जाएगा, और इसको जब 2 से भाग करेंगे 364 को, तो क्या मिलेगा भाई, 2 से भाग कर रहे हैं ना, तो 2 से भाग करेंगे तो पहले में 2 हट जाएगा, दूसरे में भी 2 हट जाएगा। अब इसको जब 2 से भाग करेंगे तो 2 एक 2, एक बचा 16, 2 अठे 16 और 2 दूना 4। तो इस प्रकार अब ये द्विघात समीकरण सरलतम रूप में आ गई, जो किस रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए समीकरण यहां पुनः लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अचर पद माइनस 182 है, यानी 182 के 2 ऐसे भाग करें जिनका गुणा करें 182 आवे, और माइनस यहाँ पे यानी घटा लें, आपस में अंतर ले लें तो 1 आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीच के पद का गुणांक 1 है। तो 182 के टुकड़े करें, पहले 2 भाग करें, 2 9 18, 2 1 9, 7 से कटेगा, 7 1 7 21। तो इस प्रकार 2 भाग कौन मिले, 14 और 13, जिनका गुणा अभी पिछले प्रश्न में बाय द वे यही संख्या मिली थी, गुणनफल हो जाएगा 182। अब घटाएं तो क्या आना चाहिए, 1, तो 14 में से 13 घटाएंगे 1 आएगा। तो इस शर्त को पूरा कर रहा है कौन, 14 और 13, यानी ये 2 संख्याएं जिनका गुणा 182 और अंतर 1 है, ये यहां पर x का गुणांक 1 है वहां पर लिखेंगे। तो x के पास 1 दिखता नहीं लेकिन है, तो उसकी जब क्या लिखेंगे, 14 माइनस 13 x माइनस 182 0। अब ब्रैकेट खोलें, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। अब हम जोड़ा बना करके कॉमन लें, इधर x कॉमन है, इधर मिलेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लें, तो देखिए माइनस कॉमन लिए चिन्ह बदल जाएंगे, कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसके चिन्ह बदल लेंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और 13 से इसको भाग देंगे आएगा 14 बराबर 0। अब 2 पद हमारे हो चुके हैं, दोनों में x प्लस 14 कॉमन है, इधर x इधर 13, यानी x माइनस 13 इधर बचा। अब वही हाल, इधर x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 14, और यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x बराबर 13। अब यहां पे x के 2 मान आए, लेकिन क्या दोनों हम मान लेंगे, दोनों को लेंगे या इनमें से एक लेंगे, एक नहीं लेंगे, और ऐसा क्यों करेंगे, तो वास्तव में सही है, यहाँ पे एक मान को हम ग्रहण करेंगे, दूसरे को नहीं, क्यों, रीजन है, देखिए हमको कहा गया धन पूर्णांक, 2 धन पूर्णांक है न क्रमागत, तो ये तो धन पूर्णांक है नहीं भाई x, क्योंकि हमने x क्या माना था, पहला धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक तो ये आया नहीं, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे, ऋणात्मक मान होने के कारण छोड़ने पर, या साठ कर छोड़ने पर लिख दें बस। तो अब इस प्रकार x का मान 13 हम लेकर चलेंगे, तो पहला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, अतः सॉरी अतः पहला धन पूर्णांक बराबर x बराबर 13, तथा दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1
यानी 14। तो इस प्रकार हम क्या पाए, दोनों धन पूर्णांक हमें पता हो गए। पहला है 13 और दूसरा क्रमागत है 14। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। इसमें हमें दो धन पूर्णांक दिए थे, वो भी क्रमागत, ध्यान देने की बात है ना, और उनके वर्गों को जोड़ दिया गया यानी योग कर लिया गया, 365 आया। तो हम मानने में थोड़ा ध्यान देंगे, पहला धन पूर्णांक x मान लेंगे, दूसरे में ध्यान देंगे क्रमागत है, क्रमागत धन पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक होता है, यानी कि पहले में अगर एक बढ़ा दें तो दूसरा धन पूर्णांक आ जाता है। तो हम मानने में ध्यान रखेंगे, तो दूसरा क्रमागत पहले धन पूर्णांक में एक बढ़ा देंगे और इस प्रकार दूसरा धन पूर्णांक पता हो जाएगा हमें मानने के लिए ना। अब उनके वर्गों का योग कर लिया, फिर सरल किया, हल करते करते सरलता रूप में लाए समीकरण को, और ये देखा हमने समीकरण सरलता रूप में आ गई है। सॉरी, अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए आप जानते हैं गुणनखंड विधि चल रही है, तो गुणनखंड विधि से हम लोगों ने आसानी से हल किया। हल करके हमें दो बार मिले, एक माइनस में एक प्लस में। ध्यान दें यहाँ पे अगर माइनस में आया तब ऋण छोड़ देंगे, क्यों, धन पूर्णांक है, जो कि यहाँ पे ऋण पूर्णांक आ रहा है, इसे को छोड़ देंगे। दूसरा, अगर कहीं ये भिन्न में आता, मान लेते हैं x का मान कोई इन दोनों में से भिन्न में आता, तब भी हम छोड़ते, क्यों, ऐसे मान को हम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक आ गया है, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक, उसमें कोई भिन्न नहीं होना चाहिए ना। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं। इस प्रकार हमने फिलहाल दो प्रश्न भाषा वाले यहाँ पे दिए, समय के अभाव के कारण अन्य प्रश्नों को हम डिटेल में नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए हम मजबूर हैं। अब हम चलते हैं आगे। अभी आपने देखा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप था, विक्षेपण देखा था, वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अभी हमने इनको हल करने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल किया और कैसे हल किया जाता है हम लोगों ने सीखा। अब हम बिना हल किए हुए, भाई देखिए x के मान या तो धनात्मक हो सकते हैं, यानी अलग अलग दो मान हो सकते हैं, या हो सकता है कभी कभी दोनों बराबर भी मान आए, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मान वास्तविक हो और काल्पनिक भी हो। तो इन सब बातों के बारे में हम जब समीकरण को हल करेंगे, तभी हमें जब दो मूल मिलेंगे तभी हम इसका निर्णय ले पाएंगे कि मूल जो निकले हैं यानी हल जो निकले हैं वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या बराबर हैं या कैसे हैं। ये सब परमेय हैं अपरमेय हैं, जो हल मिलते हैं ये हम हल करने के बाद जान पाते हैं। लेकिन एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम बिना हल किए उसके हल के बारे में जान सकते हैं कि उसके हल कैसे होंगे। अब क्या होंगे ये तो हल करने पे ही पता होगा, लेकिन कैसे होंगे ये हम बिना हल किए बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक विशेष बात ध्यान देना होता है, उसका मान हम निकालते नहीं कि ऐसी एक छोटा सा एक व्यंजक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक ऐसी मतलब इसको अगर गणना कर लें हम तो हमें सब बता देगा कि इस जो समीकरण में दिया है उसका हल कैसा होगा।
वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, या बराबर मूल होंगे, या असमान होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, ये सब बातें इससे पता हो जाती हैं। और ए बी सी तो आपको समीकरण में जानते ही, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, सी क्या होता है अचर पद। ये तो आप जानते हैं, तो आसानी से समीकरण अगर आपको मिल गई तो ए बी सी पता कर लेंगे, फिर इस व्यंजक का मान पता कर लेंगे और सारी बात आपको पता हो जाएगी। इसका नाम क्या होता है ध्यान दें, इस विशेष व्यंजक का नाम होता है विविक्तकर। विविक्तकर, इसको इंग्लिश बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दूसरा नाम होता है विवेचक। तो विविक्तकर या विवेचक, एक और भी नाम होता है व्यपनीत। एक बार एक द्विघात समीकरण दे करके प्रश्न पूछा गया कि समीकरण का व्यपनीत ज्ञात कीजिए। अब बच्चे चूंकि विविक्तकर और विवेचक यही दो नाम, या अधिकतर बच्चे विविक्तकर के नाम से इसको पहचानते हैं, बाकी अन्य नामों से नहीं पहचानते होंगे। तो क्या हुआ, बच्चों को मालूम होती है विविधता तो निकाल लेते थे, लेकिन व्यपनीत समझ नहीं पाए क्या है, क्या पता करना चाहता, तो बच्चे यही समझ के छोड़ दिए प्रश्न को कि ये हमें बताया नहीं गया है, ये आउट ऑफ कोर्स आ गया है। तो जब परीक्षा के बाद पता लगा कि ऐसी घटना हुई है, तो हमें क्या, और सब मतलब मैंने भी इस बात को ध्यान दिया, बाकी अन्य टीचर भी ध्यान दिए कि इसके पूरे नाम बताना आवश्यक है। और सही बात है, जिसके एक से अधिक नाम है, अगर उनको नहीं बताएंगे परीक्षा में या कहीं पर किसी नाम से पूछ लिया गया तो फिर दिक्कत आती है। तो इस व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, विविक्तकर या विवेचक या व्यपनीत। इसी के आधार पर हम आसानी से पहचान पाएंगे कि इस द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है हमें, उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। तो इसके बारे में हम अगले टर्न पे बात करेंगे कि विविक्तकर का मान निकालने के बाद कैसा मान आवे, तो मूल कैसे होंगे, ये सब जानकारी अगले टर्न पे करेंगे। और दूसरा जो नियम है हल करने का, हमने बताया था सूत्र विधि सॉरी, तो वो सूत्र क्या है जिससे हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं, तो सूत्र भी ध्यान दीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, किसको, विविक्तकर को, किससे, डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसलिए इसको हम डी से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। तो पहला तो हमने तरीका आपको बताया, गुणनखंड विधि से आप हल कर लेंगे। दूसरा तरीका सूत्र विधि है, ये सूत्र है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का, जहां पर ए बी सी आप जानते ही क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है, जो समीकरण से आसानी से आपको मिल जाएंगे। फिर इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप मूल निकालेंगे। तो इन सब बातों के बारे में हम अगले टर्न पे बात करेंगे, और जो हमने दो प्रश्नों को लवली सिखाया है, बताया है, उनको देखिए, और अगले टर्न पे हम इस पे डिटेल बात करेंगे, सूत्र द्वारा कैसे हल करेंगे, और भाषा संबंधी कुछ प्रश्न और इसमें हम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए फिलहाल जय हिंद।